हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अपनी जो फार्माकोकाइनेटिक्स था उसके बारे में। अपन जो है लास्ट वीडियो से अपने स्टार्ट किया होता है, मतलब अपन जो है जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने देखा था कि जो अपना एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, या जो अपने एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होता है। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अपना एब्जॉर्प्शन होता क्या है और एब्जॉर्प्शन के क्या क्या जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो अपन मैकेनिज्म और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है अपन देखते हैं कि अपना एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई ड्रग अपन क्या करते हैं कि अपन उनको खाते हैं तो क्या करता है कि अपने जो मतलब स्टोमच में जाता है। तो स्टोमच में जाने के बाद वो क्या होता है कि जो स्टोमच से और वो अपनी जो ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो है ड्रग पहुंच जाती है। तो जो है अपने जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अपने जो ब्लड होता है या सर्कुलेशन होता है उसमें जो ड्रग का जाना, उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ कि जैसे अपनी ये ड्रग है, ये कहाँ है कि अपने जो है किस पे कि अपने जो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसे कि जहाँ पर अपन मान लो अपन ने जो कोई एक ड्रग है वो अपन जो है अपन स्किन पे ये टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो स्किन से वो अपने जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, या आर्टरीज हैं, ठीक है, उसमें अगर जो अपनी ड्रग है वो अगर उसमें पहुंच जा रही है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। या फिर अपन ऐसा समझो कि मान लो तुम्हें कोई एक जो है टैबलेट खा रहे हो, टैबलेट खाने के बाद क्या है, जैसे कि वो तुम्हारे स्टोमच में गई, स्टोमच में जाने के बाद क्या हुआ कि स्टोमच में जाने के बाद वो क्या है, तुम्हारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें पहुँच जाती है। तो स्टोमच क्या हो गया कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि तुमने उसको ओरली जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया है। तो स्टोमच से ब्लड स्ट्रीम में जाने की जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहते हैं, अपन एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन को देखो करने के लिए अब क्या करना पड़ता है, जो अपनी जो बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करना पड़ता है, जो कि क्या होती है, जिसकी जो लेयर होती है वो किसकी होती है, लिपिड की बनी होती है। अपन ने देखा भी था लास्ट वीडियो में कि अपन ने जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा था उसको अपन जो है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। और अपन ने देखा था कि जो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिपिड की बनी होती है, लिपिड नेचर की होती है, क्योंकि जो क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, इसलिए जो क्या कहती है सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड नेचर की होती है। और अपन ने देखा था एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। अपन ने देखा भी था कि अपने पैसिव डिफ्यूजन देखा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा था, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट देखा था। उसी के साथ साथ जो अपने फिनोसाइटोसिस, ये अपने ट्रांसपोर्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। तो वही क्या है कि जो है एब्जॉर्प्शन के लिए वो ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करना पड़ता है, उन्हीं ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखते हैं जो अपना एब्जॉर्प्शन होता है इसके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ इस पे फैक्टर अपन तीन तरह से पढ़ेंगे। एक ऐसी ड्रग जिनको अपन जीआईटी के थ्रू अपन खाते हैं, ठीक है, उनका अपन उनसे एब्जॉर्प्शन की फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे। और जो पेरेंट्रल एब्जॉर्प्शन की भी फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे कि जो ड्रग अपन पेरेंट्रली अप्लाई करते हैं वो किस तरीके से जो है फैक्टर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, ठीक है, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे क्रम से। और जो टॉपिकल साइट्स हैं, मतलब कि ऐसी ड्रग जिनको अपन टॉपिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनके भी फैक्टर अफेक्टिंग अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जीआईटी के, और जीआईटी के ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीआईटी में अपन को 9 तरह के फैक्टर अफेक्टिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है एक्वस सॉल्युबिलिटी, दूसरा है फॉर्मुलेशन, तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, और चौथा है लिपिड सॉल्युबिलिटी, पांचवा सरफेस एरिया, और छठवां है मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी, और सातवां है प्रेजेंट ऑफ अदर सब्सटेंस इन जीआईटी, आठवां है वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन सरफेस, और नौवां है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग एंड लोकल पीच। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे कठिन है। ये लास्ट के जो 8वां और 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो पहला भी दिया गया एक्वस सॉल्युबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने ये पढ़े होंगे और यहाँ पर भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कठिन है और समझने में जो प्रॉब्लम आती है वो है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो मैथमेटिक्स की इक्वेशन होती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। क्योंकि इसमें अपन जो पीएच से अपन पूरा डिफाइन करने वाले हैं कि अपनी जो ड्रग का फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन पर किस तरह से वो अपना इफेक्ट डालता है, मतलब एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है और डिक्रीज किस तरह से पीएच इस पर इफेक्ट डालता है, उसी के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अपन वो एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी देखो, जितनी भी अपन ऐसा समझो कि जितनी भी सॉल्युबल ड्रग होती है जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो क्या होती हैं कि वो ज़्यादा मात्रा में मतलब एब्जॉर्ब होती है। मतलब कि जैसे कि अपन देखते भी हैं कि जैसे अपन ऐसा भी देखते हैं ना कि अपन के पास एक ड्रग है और सिरप है। अपन ऐसा देखते हैं ना कि एक ड्रग और सिरप, मान लो अपन के पास कोई एक दवाई है, तो अपन जब भी अपन ड्रग को सिरप को अपन लेते हैं तो समझो कि जो ड्रग है, ठीक है, वो स्टोमच में जाने के बाद जैसे वो स्टोमच में गई या इंटेस्टाइनल जीआईटी में गई जहाँ पर उसको एब्जॉर्ब होना है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। तो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है,
स्टोमच में जाने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और मान लो ये सिरप है, तो ये स्टोमच में जाने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि जैसे कि अपनी ये जो सिरप है, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू ड्रग के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी अपन कोई ड्रग लेते हैं तो क्या रहता है, अपनी जो स्टोमच में जाने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, जो है डिसिंग्रेट होना पड़ता है ना। तो अपनी जो ड्रग है वो अपनी स्टोमच में जाने के बाद जो है टूटेगी, है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और धीमे धीमे टूटेगी, है ना। और इसकी सॉलिबिलिटी कम, ड्रग की सॉलिबिलिटी पे डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि जो ड्रग ज़्यादा सॉल्युबल होगी ना, तो वो जल्दी जाके स्टोमच में टूट जाएगी, डिसिंग्रेट हो जाएगी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल में जब वो टूटेगी तभी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जितनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी ड्रग की होगी उतनी जल्दी वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगी, और जितनी ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब सिरप में क्या होता है, वो पहले से ही वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में है ना, वो पहले से ही वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में है, क्योंकि वो क्या रहता है, लिक्विड नेचर की रहती है ना। तो उससे क्या होता है कि जो पहले से वो है तो इसकी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ड्रग को पहले जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिसिंग्रेट होना पड़ेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी, इसलिए सिरप का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो है ड्रग के, है ना, जो कंपेयर टू सॉरी यहाँ पर टैबलेट के, है ना। टैबलेट जो है लेस मतलब धीमे मात्रा में एब्जॉर्ब होती है, और जो सिरप है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या करता है कि जब भी अपनी जो ड्रग होती है जो टैबलेट फॉर्म में होती है ना, वो क्या करती है, जो अपना जो सॉलिबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो ड्रग जिसकी ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी ना वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जिसकी कम सॉलिबिलिटी होगी वो धीमे धीमे एब्जॉर्ब होगी। इसलिए कह सकते हैं कि जो अपना एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्वस सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसकी एक्वस सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो वही से हमें लिखा हुआ कि व्हेन द ड्रग इज नॉट अ सॉल्यूशन, मतलब जब अपनी ड्रग है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं होती है तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है जो प्रोसेस ऑफ यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना, सॉलिबिलिटी लिखना है कि जो सॉलिबिलिटी की प्रोसेस पे वो डिपेंड करता है ना। जैसे अपना टैबलेट होता है वो क्या होता है कि वो रैपिडली डिसइंग्रेट हो जाता है, अगर रैपिडली डिसइंग्रेट हो रहा है इसका मतलब है कि उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी कैसा होगा कि ज़्यादा होगा। देखो दूसरा जो फैक्ट है वो है फॉर्मूलेशन। इसको थोड़ा समझो कि फॉर्मूलेशन क्या है। पहले देखो फॉर्मूलेशन वर्ड का मतलब समझो, क्योंकि अपन को अगर जानना है कि ये फॉर्मूलेशन किस तरह से इफेक्ट डालता है तो फॉर्मूलेशन समझो। तो अपन देखते हैं कि जैसे अपने अपना एक टैबलेट है या कोई भी डोसेज फॉर्म है, तो उसको बनाने के लिए अपन उसमें क्या करते हैं, अपन उसमें ड्रग यूज करते हैं। ड्रग वो होती है जो अपने जो बॉडी के अंदर जाके कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाती है। उसी के साथ साथ बहुत सारे अपन क्या करते हैं, इनर्ट सब्सटेंस मिलाते हैं। इनर्ट सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, इनर्ट सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जो टैबलेट और मेडिसिन को बनाने में उसका यूज होता है, ड्रग के साथ साथ उसका यूज करते हैं। जैसे कि अपन ने देखे तो ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हो गया, लैक्टेड हो गया, ठीक है, लैक्टेड, सुक्रोज हो गया, ठीक है। ये सब जो क्या है इनर्ट सब्सटेंस होते हैं जिनका अपन क्या करते हैं टैबलेट के बनाने में यूज करते हैं। तो देखो फॉर्मूलेशन क्या कहलाता है, जैसे अपन देखते हैं किसी डोसेज फॉर्म का फॉर्मूलेशन, तो फॉर्मूलेशन का मतलब होता है कि वो जो अपना डोसेज फॉर्म है अपने टैबलेट है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बन रही है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं फॉर्मूलेशन। तो अपन क्या कहते हैं जब भी किसी ड्रग का एक फॉर्मूलेशन करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं अपन जो इनर्ट सब्सटेंस होते हैं उनका यूज करते हैं। इनर्ट सब्सटेंस जैसे कि अपना लैक्टेड, सुक्रोज, स्टार्च, कैल्शियम, लैक्टेड और लैक्टेड इत्यादि अपन क्या करते हैं यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इनर्ट सब्सटेंस होते हैं वो अपना जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का या डोसेज फॉर्म का उसको इफेक्ट करते हैं। ये क्या करेंगे, जो अपना डोसेज फॉर्म है, टैबलेट है या सिरप है, उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी करते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि जो फॉर्मूलेशन किस तरह का है ना। तो वही लिखा होगा कि सो में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलेशन इंक्रीज और डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन। मतलब कि अपने देखा था कि एक्वस सॉलिबिलिटी में, जैसे कि अपनी जो एक्वस सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी क्या है, एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एक्वस सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अपना जो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। फॉर्मूलेशन ये वेरी करता है कि उसमें कौन कौन से अपन जो है इनर्ट सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, किस तरह से इनर्ट सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें जो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। अब जो अपना तीसरा फैक्ट है वो है ड्रग की कंसंट्रेशन पे। तो अपन ने देखो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, इसके बारे में अपन देखते हैं थोड़ा सा कि अपन ने जब अपन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे तो अपन ने उसमें एक शब्द पढ़ा हुआ था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अपन ने देखा भी था कि अपना जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो क्या करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने बताया था कि जब भी कोई ड्रग होती है, ठीक है, वो लोअर कंसंट्रेशन से
लोअर कंसंट्रेशन से क्या होता है कि हाइगर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो अपन ने ये भी देखा था कि ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अपन ने देखा था पैसिव डिफ्यूजन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, तो अपन ने देखा था। अब क्या होता है कि मान लो तुमने मान लो कि तुम एक टैबलेट ले रहे हो, है ना, टैबलेट मान लो तुमने कोई क्या ली, एक टैबलेट ली, टैबलेट ए, ठीक है। ये क्या है, टैबलेट बी है, ये क्या है, टैबलेट ए है, टैबलेट बी है। इसमें तुम्हारी ड्रग की मात्रा कितनी है, इसमें 30% ड्रग प्रेजेंट है ना। इसमें कितना है, इसमें 20% कितना है, ड्रग प्रेजेंट है। अब तुम एक थोड़ा सा गौर करो कि जब तुम्हारी स्टोमच में पहुंचेंगी, मान लो तुमने दोनों ड्रग जो स्टोमच में ली, तो अब क्या होगा कि जब ये स्टोमच में पहुंचेंगी तो क्या होगा कि जो ए वाली ड्रग है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये क्या है, कंसंट्रेशन, इसकी जिसकी जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, उसका जो है फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू अब जो टैबलेट बी है इसका एब्जॉर्प्शन जो है कम होगा कंपेयर टू टैबलेट ए के, क्योंकि इसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कम है और उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब देखो अपन क्या कहते हैं कि जब भी अपन कोई एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन है कैसी, कम है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है कम लेस एब्जॉर्ब होता है कंपेयर टू ऐसे सॉल्यूशन के जिसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर गया, क्योंकि अपन ने देखा भी था कि पैसिव डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। अब कैसे कि अब मान लो कंसंट्रेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब कि जो है सॉरी यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पता है, यहाँ से थोड़ा सा गलत बता दिया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ड्रग जाती है ना। थोड़ा सा इसको समझना कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ड्रग जाती है ना। अभी थोड़ा सा गलत बता दिया था, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी एक मान लो अपने कोई एक ड्रग ली जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वो अपनी स्टोमच में पहुंची तो वहाँ पर उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगी तो वो और जल्दी जाएगी ना, तो उतना एब्जॉर्प्शन होगा। मान लो तुमने जैसे कि एक तुम चल्ली ले रहे हो, उसमें तुम ज़्यादा आटा ले रहे हो, है ना। तो ज़्यादा आटा लेके तो उसमें उसका वजन भी ज़्यादा होगा, है ना, तो जल्दी वो नीचे गिरेगी। वहीं अगर तुम कम ले रहे हो तो कम गिरेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतना उसका कम एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो अपना ड्रग होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। कि अपने वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कंसंट्रेशन जो है एब्जॉर्प्शन के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और अपने देखा था जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है ड्रग जो है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। कि सो ड्रग गिविंग द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब, मतलब जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है वो फास्टर एब्जॉर्ब होगा कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन की। यहाँ पर जो डाइल्यूट शब्द है इसका मतलब ही होता है पतला, यानी कि अगर पतला है तो उसमें क्या होगा कि पतला है मतलब उसमें जो अपना ड्रग है उसकी मात्रा कम है, तो जिसमें ड्रग की मात्रा कम है वो कम एब्जॉर्ब होगा, और जिसमें ड्रग की मात्रा ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो यही था अपना जो कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग पे। तो अभी अपने जो है 3 डिस्कस कर चुके हैं। अपने देखा कि एक्वस सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फॉर्मुलेशन क्या करता है, वेरी करता है इनर्ट सब्सटेंस पे। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये चौथा है लिपिड सॉल्युबिलिटी। ये देखो मैं शुरुआत से ही आपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ था और इसमें भी बता रहा हूँ कि लिपिड सॉल्युबिलिटी। देखो अपन ने देखा था कि अपने जो क्या होती है, जैसे देखो ये क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। तो अपन ने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, मतलब ये कैसी होती है, लिपिड सॉल्युबल नेचर की होती है ना। तो जो भी ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल नेचर की होंगी तो वो क्या कहेंगी, इसको जल्दी क्रॉस कर जाएंगी, है ना। जल्दी क्रॉस कर जाएंगी तो उसका जो है एब्जॉर्प्शन जो है जल्दी हो जाएगा। और जो भी वाटर सॉल्युबल की ड्रग होती हैं तो वो इसको जो ईजिली क्रॉस नहीं कर पाती हैं तो उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम होता है। ये मैंने जो आपको जो है पैसिव डिफ्यूजन में बताया हुआ था, है ना। तो वही देखो कि अपन क्या करते हैं कि जब भी अपन जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, उस पर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी ना उतनी ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जितनी कम लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उसका कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
इसलिए अपन क्या करते हैं कि अपन बहुत सारी जो अधिकांश ड्रग क्या होती है अपन लिपिड सॉल्युबिलिटी नेचर की ही बनाते हैं, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है। लेकिन बहुत कम मात्रा में ऐसी ड्रग होती है जिनको अपन क्या करते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी नेचर की बनाते हैं। तो वही यहाँ पर सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी, कि अपनी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिपिड नेचर की होती है, जिससे लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है उसको ईजिली परमिएबल कर जाती हैं। परमिएबल मतलब उसको ईजिली क्रॉस कर जाती हैं। तो जिससे क्या होता है जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है बेटर एब्जॉर्ब होती है कंपेयर टू वाटर सॉल्युबल ड्रग के, है ना। अपन जो 4 डिस्कस कर चुके हैं। अब अपना जो 5वां है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया था, समझो कि सरफेस एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के, मतलब जितना सरफेस एरिया होगा उतनी उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब यहाँ से समझो कि मान लो तुम्हारी स्टोमच में है कि ये ड्रग है, तो मतलब इसको अभी जो है इतना एरिया मिल रहा है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ये ड्रग है, यहाँ पर ये ड्रग रखी हुई है ना, ये ड्रग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मतलब एरिया है, तो यहाँ से जो पहले ये ड्रग है, नीचे वाली ड्रग एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, उसके बाद ये वाली ड्रग एब्जॉर्ब होगी। अब क्या करें कि अब अगर इसका सरफेस एरिया पर मान लो अपन इसका इंक्रीज करा दें, है ना, मान लो अपन इसका सरफेस एरिया इसका इंक्रीज करा दिया, तो ये ड्रग जो है अब जल्दी मतलब इसको ज़्यादा सरफेस मिल जाएगा, तो जल्दी सब एक साथ एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब कि सरफेस एरिया इंक्रीज कराने से क्या होता है, अपना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। अब देखो सरफेस एरिया से आप एक और चीज़ समझो कि अपन जब जीआईटी पढ़ रहे थे सेकंड सेमेस्टर में, तो अपन ने देखा था कि अपने जो स्टोमच होती है और जो स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन, अपने देखा था स्टोमच और लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है कि जो अपना फूड होता है, खाना होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 10% एब्जॉर्प्शन होता है। अपने देखा था कि अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपन देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना होता है कि 90% एब्जॉर्प्शन होता है। तो अपन ने ये फैक्टर वहाँ भी पढ़ा हुआ था कि ऐसा होता क्यों है। ऐसी सेम देखो ड्रग में होता है, फूड में और ड्रग में दोनों का एब्जॉर्प्शन सेम तरीके से ही होता है ना। तो ये तो अपने क्या होगा कि अपने ये देखा था पहले से, अपन जानती हैं इसको। तो अब ऐसा क्यों होता है, अपन ने ये भी देखा था कि जैसे अपनी क्या रहती है कि जैसे मान लो यहाँ पर अपने इसको ड्रॉ करो कि ये क्या है, इसको ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, स्टोमच में, है ना। तो ये क्या है स्टोमच में, ये क्या है, स्टोमच है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है ना। तो अपन ने देखा था कि जो अपनी जो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, कौन सी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो अपन ने देखा था कि जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें कुछ इस तरह से कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है ना। अपन इसको क्या कहते हैं, अगर याद करो, अपन इसको क्या कहते थे, बिलाई कहते थे, है ना। अपन ने देखा था कि अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई जो है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका क्या होता है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये बिलाई क्या कहते हैं, मान लो तुम यहाँ से कोई आपका ड्रग का मॉलिक्यूल आ गया, तो यहाँ पर मान लो अगर जो प्लेन सरफेस रहता है, जैसे यहाँ पर प्लेन सरफेस है, तो क्या कहेगा, प्लेन सरफेस आसानी से क्रॉस कर जाएगी। मतलब जो ड्रग है यहाँ की जो मेम्ब्रेन होगी, है ना, यहाँ कौन सी मेम्ब्रेन रहती है, यहाँ जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन रहती है ना। तो वहाँ पर उसको जो रुकने के लिए अपन क्या होगा, कम टाइम मिलेगा, रुकने के लिए कम टाइम मिलेगा, तो आराम से एब्जॉर्ब होगी, कम एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जब भी क्या होती है अपनी जो यहाँ पर बिलाई प्रेजेंट होती है, तो यहाँ से क्या रहती है, जो ड्रग है इन बिलाई के बीच में ऐसी फंस जाती है। अब वो जो फंसी रहती है कुछ टाइम के लिए और ज़्यादा टाइम के लिए फंसी रहती है, तो वो क्या कर लेती है, उसको जो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है फास्ट होता है ना। तो अपन कह सकते हैं कि जो है सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि ऐसे सरफेस एरिया जहाँ पर जो है बिलाई प्रेजेंट है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर जो है बिलाई प्रेजेंट नहीं हो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो अपन जो है 5 फैक्टिंग अपन जीआईटी के देख चुके हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्युबिलिटी मतलब एक्वस सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्प्शन के। फॉर्मुलेशन जो है इनेट सॉल्वेंट पर वेरी करता है। कंसंट्रेशन मतलब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। लिपिड सॉल्युबिलिटी मतलब जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उससे ज़्यादा उसका क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्प्शन की। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब जो अपना 6वां है वो है मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी। अब मोटिलिटी ऑफ जीआईटी थोड़ा सा कठिन है, इसको अच्छे से थोड़ा सा समझना। देखो मोटिलिटी ऑफ जीआईटी में क्या होता है कि ये अपन क्या कहते हैं, जब भी अपन जो लिटिल इंक्रीज इन मोटिलिटी फेवर द एब्जॉर्प्शन, जब भी अपन क्या कहते हैं जो मोटिलिटी में अपन इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रिंग ऑफ ड्रग रैपिडली इज कॉन्टैक्ट विद द एक्शन ऑफ सरफेस एरिया। क्योंकि जब भी अपन क्या करते हैं, जो अपनी जो क्या कहते हैं जो अपना जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी अपन मोटिलिटी को इंक्रीज कराते हैं ना, जीआईटी की मोटिलिटी को इंक्रीज कराते हैं, तो क्या होता है कि अपने जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो ड्रग है वो सरफेस एरिया के कॉन्टैक्ट में जल्दी आती है ना। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि जो अपनी जो मोटिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, एब्जॉर्प्शन की। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा वहाँ पर मोटिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि
जितनी ज़्यादा मोटिलिटी होगी तो वहाँ की जो ड्रग है वो जल्दी जल्दी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, और सरफेस के कांटेक्ट में जितने जल्दी आएगी तो उतनी जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो अब देखो इसका भी थोड़ा सा समझो क्या होता है कि मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी से कैसे, कि अपनी जो क्या होती है जीआईटी होती है उसमें क्या आता है, एक जो है मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। मोटिलिटी मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक पेरेस्टेंस होता है, यहाँ पर क्या होता है पेरेस्टेंस, पेरेस्टेलेसिस होता है। क्या होता है, पेरेस्टेलेसिस होता है। अब पेरेस्टेलेसिस क्या है कि पेरेस्टेलेसिस क्या है, एक वेव है, क्या है जीआईटी की एक वेव है पेरेस्टेलेसिस। तो अब क्या होता है कि जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पर क्या है, इसको ध्यान से देखो कि अपनी क्या है कि जीआईटी है, स्टमच है, ये क्या है अपनी स्टमच है ना, ये क्या है स्टमच है। तो अभी जो है यहाँ पर जो है ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो रही है। मान लो तुमने एक कोई ड्रग ली, यहाँ जाके क्या हो रही, एब्जॉर्प्शन हो रही। तो जब भी क्या होगा कि मोटिलिटी का मतलब होता है वेव, मतलब क्या होता है कि जब भी अपने स्टमच में कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से वेव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, मतलब ये जो है ऐसी ऐसी हिलती रहती है। जैसे चल्ली को अपन हिलाते हैं ना, तो अपन कह सकते हैं वो अगर जो आटे छाने की जो चल्ली हो रही है उसमें मोटिलिटी हो रही है। ऐसे जो क्या होता है अपनी स्टमच में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, मतलब वेव होती रहती है, थोड़ी थोड़ी वो हिलती रहती है। तो अपन ने देखा था जब भी अपन चल्ली को हिलाते हैं ना तो आटा जल्दी जल्दी छनने लगता है। तो ऐसे स्टमच में होता है कि जब भी चल्ली को ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना तो ट्रांसपोर्ट जल्दी से होता है, मतलब छनती जल्दी से है और उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी से हो जाता है। तो क्या होता है अपनी जो स्टमच रहती हैं जीआईटी रहती है उसमें पेरेस्टेलेसिस होता है। पेरेस्टेलेसिस का मतलब होता है वेव। तो जितना ज़्यादा पेरेस्टेलेसिस होगा, मतलब जितनी ज़्यादा उसमें स्टमच में वेव होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि अपन छल्ली को जितनी जल्दी जल्दी छानते हैं ना तो उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है ना। ऐसे जितना कम पेरेस्टेलेसिस होगा तो उतनी स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो मोटिलिटी और पेरेस्टेलेसिस वही है। तो मैंने क्या कहते हैं, जब मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जो ड्रग है वो सरफेस एरिया के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। तो मोटिलिटी इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। अगर पेरेस्टेलेसिस नहीं है तो वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है। अगर पेरेस्टेलेसिस है तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन होता है। अपना जो सातवां है वो है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन द जीआईटी। तो मैंने क्या होता है जब भी अपने जीआईटी में कोई अदर सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, अदर सब्सटेंस जैसे कि अपना फूड हो गया, खाना हो गया, तो वो प्रेजेंट रहता है तो वो क्या करता है, वो भी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट डालता है। अब कैसे कि अपने जो अगर स्टमच में अपने जो जीआईटी में अगर फूड प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को कम करा देता है ना। क्योंकि मान लो जैसे कि यही देखो कि ये क्या है कि मान लो ये तुम्हारे में क्या है, फूड है, ये क्या है, फूड है ना। तुम्हारी जीआईटी स्टमच में फूड है और ये जो ड्रग आ रही है। अब यहाँ पर जब फूड प्रेजेंट है तो इस जो ड्रग को इस सरफेस के कांटेक्ट में जाएगी तभी तो वो एब्जॉर्ब होगी। तो इस सरफेस के कांटेक्ट में जाने के लिए पहले जो है इस फूड को पार करना पड़ता है ना। या हो सकता है जो पहले फूड एब्जॉर्ब हो उसके बाद जो है ड्रग एब्जॉर्ब हो। तो कह सकते हैं कि अगर जो क्या कहता है जो फूड है वो एब्जॉर्प्शन को डिले कराता है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन को कम करा देता है। मतलब अगर फूड अगर तो जीआईटी में प्रेजेंट है तो एब्जॉर्प्शन जो है कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। अब देखो इसका भी एक फैक्टर, दूसरा भी एक फैक्टर होता है। जैसे क्या होता है जो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जो है विटामिन सी इंक्रीज करा देता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसा समझो कि जैसे कि पालक होती है, क्या होती है, पालक तो पालक की भाजी सभी लोग खाते हैं ना, पर पालक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पिनक कहते हैं, है ना। तो क्या होती है अपनी जो पालक होती है, पालक में क्या रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है ना। पालक में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। तो अपन जब भी क्या कहते हैं आयरन के साथ अपन विटामिन सी को लेते हैं। विटामिन सी किस में प्रेजेंट रहता है, जो अपना विटामिन सी किस में प्रेजेंट रहता है, जो नींबू होते हैं ना, लेमन नींबू, उसमें क्या रहता है, विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। तो अपन ने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं कि पालक के साथ नींबू को खाया करो, फायदेमंद होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींबू में क्या रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है, जो पालक में आयरन प्रेजेंट रहता है, और जो लेमन रहता है, नींबू में रहता है, उसमें विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। तो विटामिन सी का क्या करता है कि इस जो एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, आयरन की एब्जॉर्प्शन को वो इंक्रीज करा देता है ना। तो इससे क्या होता है कि ऐसी सेम यहाँ पर ड्रग में होता है। क्या कहती है, अगर कोई भी अगर ऐसी अपन ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें आयरन प्रेजेंट है, अपन को उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, तो अपन क्या कहेंगे कि अपन उसको विटामिन सी वाले जो ड्रग होते हैं और उसके साथ कॉम्बिनेशन करा के अपन दे देते हैं। तो क्या होता है, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा देता है, मतलब विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देती है। इसी तरह क्या करता है, जो कैल्शियम होता है वो जो अपने आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करा देता है। विटामिन सी उसको आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि जो कैल्शियम होता है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि लोग पूछते हैं, जैसे कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग ऐसा पूछा करते हैं ना कि डॉक्टर साहब कि ये जो हमारी जो दवाई है, ये जो टैबलेट है, इसको हम दूध के साथ लें या पानी के साथ लें, है ना। तो अब दूध के साथ और पानी के साथ वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा फिट होता है कि जब भी क्या कहते हैं अपन कोई डॉक्टर को अपन जो है
आयरन वाली दवा देते हैं। देखो आयरन वाली दवा एक आती है जैसे कि हेमपोस्मा आती है ना। तो आज जो जितनी भी आयरन वाली दवाई होते हैं तो अपन उनको क्या कहते हैं, दूध के साथ देते हैं ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है क्योंकि दूध में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है ना। तो अपन क्या कहते हैं अगर हेमपोस्पा होती है ना उसका अपन दूध के साथ खाए ना तो उसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है ना उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, मतलब कम इफेक्ट देती है ना। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर जो अपना जो कैल्शियम है जो कि अपने दूध में प्रेजेंट होता है ना, तो एक कैल्शियम है, एक क्या होता है, एक लीगेंड होता है। अपन लीगेंड होता है, लीगेंड जो फिजिकल फार्मेसी उसमें अपन पढ़ा होगा कि लीगेंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी एक मेटल आयन के साथ मिलकर क्या कर लेता है, उसके साथ बाउंड होकर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है बना लेता है ना। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अपने दूध में कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, एक लीगेंड होता है। अपने आयरन होता है, यानी कि जो अपने कोई दवाई ले रहे हो उसमें आयरन प्रेजेंट है, तो आयरन क्या होता है, एक मेटल होता है। तो जब लिगेंड मेटल की कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है ना, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो तो एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो इस तरह से जो है अपनी जीआईटी में अगर कोई भी अगर सब्सटेंस प्रेजेंट है ना तो वो जो है क्या करता है, इफेक्ट को करता है। तो इसलिए जो है अपन को क्या करना चाहिए कि जो दूध के साथ आयरन वाली दवाई को नहीं लेना चाहिए अगर उसका एब्जॉर्प्शन अपन को जल्दी कराना है, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। और पालक क्या करता है, पालक के साथ अगर अपन नींबू को खाते हैं, विटामिन सी को लेते हैं तो क्या करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो इसी तरह से जीआईटी पे जो है क्या करता है, जो अपने फूड होते हैं या अपनी जो स्टमच में कोई अदर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो इफेक्ट डालते हैं। अपन को जो 8वां दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वां है वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन सरफेस। यहाँ पर देखो नाम से समझ रहा है, वेस्कुलरिटी मतलब बेसल्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन सरफेस, मतलब एब्जॉर्प्शन सरफेस की बेसल्स है, मतलब कि जहाँ पर ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पर अगर ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट है वो किस तरह से अफेक्ट करती हैं अपने जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको। तो ऐसा अपन देखते हैं कि अपन इसको भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कैसे, कि मान लो ये तुम्हारी क्या है, फिर से वही बनाते हैं स्ट्रक्चर, टाइम लग जाता है यार इसको बनाने में। मान लो ये तुम्हारी क्या है, स्टोमच में है ना, तो इसको समझो क्या है, स्टोमच है। तो देखो स्टोमच है तो अपन ने देखो अगर जीआईटी में अपन ने पढ़ा था कि अपने स्टोमच में देखो सबसे पहले तो देखो जीआईटी की 4 लेयर होती हैं। इसको देखो कि जीआईटी की 4 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती हैं, सबसे पहली लेयर होती है म्यूकोसा, है ना, दूसरी होती है सब म्यूकोसा, कौन सी लेयर होती है, सब म्यूकोसा, और तीसरी लेयर होती है मस्क्यूलरिस प्रोप्रिया, और जो चौथी लेयर होती है वो होती है सेरोसा, है ना। तो अपनी जीआईटी की जो स्टोमच होती है ना उसमें ये 4 लेयर जो है अपनी प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पर, जीआईटी में। ये कौन सी 4 लेयर जो है जीआईटी में प्रेजेंट होती हैं। तो अपन को इन दो से मतलब है, अपन को म्यूकोसा और सब म्यूकोसा से मतलब है, इन दो से अपन को कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने याद रखो कि जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा है इनसे देखो, तो अपनी जो म्यूकोसा होती है ये क्या होती है, तो देखो यहाँ पर जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ना, यहाँ पर ये जो सेल प्रेजेंट है ना, ये सबसे ऊपर की जो सेल प्रेजेंट है ये कौन सी है, जो म्यूकोसा है ना। तो सबसे पहली लेयर कौन सी है, तो म्यूकोसा होती है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है ना, ये जो दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है ये कौन सी होती है, सब म्यूकोसा होती है ना। ये कौन सी होती है, सब म्यूकोसा होती है। तो अपन को सिर्फ इन 2 लेयर को देखना है। तो अपनी क्या रहती है कि जो अपनी जीआईटी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो क्या होती है, अपनी जो सब म्यूकोसा होती हैं इसमें यहाँ पर क्या होती है, इसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। याद रखना कि जीआईटी की जो सेकंड लेयर होती है सब म्यूकोसा, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखो अपने जीआईटी में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अपने जीआईटी में देखो कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, मेजेंट्रिक आर्टरी होती है, वो प्रेजेंट होती है। देखो अपने जीआईटी में 2 तरह की मेजेंट्रिक आर्टरी प्रेजेंट होती है, एक होता है सुपीरियर और एक इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये जो अपनी जीआईटी में प्रेजेंट होती है। तो जब भी क्या होगा कि अपनी जो मेजेंट्रिक आर्टरी है इनमें जो ब्लड का फ्लो है, अगर ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन भी कितना ज़्यादा होगा, है ना। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं इस पर ऐसा इफेक्ट डालता है कि अगर जो मेजेंट्रिक आर्टरी में ब्लड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है ना तो उसका जो है जो मेजेंट्रिक आर्टरी में ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही देखो सेम यहाँ पर लिखा होगा कि ब्लड फ्लो ऑफ द जीआईटी आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जो जीआईटी का जो ब्लड फ्लो है वो क्या कहता है, जो एब्जॉर्प्शन के रेट को अफेक्ट करता है। क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो क्या करता है कि वहाँ की जो ड्रग है, ठीक है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, उसको जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन सरफेस पे। अब इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भाई फिर से आ गया है, इसको थोड़ा सा समझो। देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अभी मैंने बताया था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ड्रग का जाना,
है ना, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ड्रग का जाना। तो मान लो जब भी अपन कोई ड्रग को लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो ड्रग के जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर समझो कि 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। तो यहाँ से 10 जो एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर जो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, मेजेंट्रिक आर्टरी उसमें पहुँच गए। तो इसमें कितनी पहुँच गई, इसमें जो है 2 ड्रग पहुँच गई, है ना। तो यहाँ पर मान लो दोनों यहाँ से 5 पहुँच गई, है ना। तो 10 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। मतलब कि अगर देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कुछ टाइम आएगा कि यहाँ के बाद दोनों पे इक्वल हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पर कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, तो मतलब एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स देखो अपना जो ब्लड रहता है वो सर्कुलेट होता रहता है, मतलब यहाँ का जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहेगा। तो यहाँ पर जो है संख्या ड्रग की जो है वो रुक ही नहीं पाती है ना, वो सर्कुलेट होकर चली जाती है, क्योंकि अगर मतलब ड्रग का एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है तो सर्कुलेट होकर चला जाएगा। तो मतलब इससे क्या होगा कि यहाँ की जो ड्रग की कंसंट्रेशन रहती है ना वो कम मात्रा में बनी ही रहती है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो ड्रग होती है ना, तो जैसे यहाँ से वो सर्कुलेट होती रहती है ना। तो यहाँ से सर्कुलेट होती रहती है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर ड्रग कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगी, और कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगी मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन रहेगी। तो जितनी ज़्यादा लो कंसंट्रेशन रहती है ना, तो उतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर ड्रग आएगी, है ना। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को वो क्या होती है, इक्वल नहीं होने देती। मतलब यहाँ की ड्रग को जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो इक्वल नहीं होने देता, है ना। और इक्वल नहीं होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है उतनी ज़्यादा फास्ट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ की जो ड्रग है वो इस ब्लड के थ्रू जो है सर्कुलेट होती रहती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या कहती है कि मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसंट्रेशन को ग्रेडियंट को मेंटेन की रहती है। ऐसे कैसे कि क्या रहती है कि हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन उसको बनाए रहती है कि कहाँ पर, एब्जॉर्बिंग सरफेस पे, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ना। यहाँ पर लिखा है कि अगर जो ब्लड का फ्लो अगर वो ज़्यादा हो रहा है ना, तो जितना ज़्यादा मेजेंट्रिक आर्टरी में ब्लड का फ्लो होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जब आप कपड़े डालते हो सुखाने के लिए, तो अपन देखते हो कि जब भी हवा जितनी तेज़ी से चलती है ना, जो हवा होती है बाइंड होती है, उसका जितना ज़्यादा फ्लो होता है, जितनी तेज़ी से चलती है ना, उतनी जल्दी कपड़े सूखते हैं। वैसे यहाँ पर समझ सकते हो कि जहाँ पर अपनी मेजेंट्रिक आर्टरी में जितनी जल्दी ब्लड का फ्लो होगा ना, उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है। तो यही से हम बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि इंक्रीज ब्लड फ्लो हैस्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन जस्ट अ बाइंड हैस्टिंग ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। मतलब इसको जो अपने कपड़े सुखाने की एग्जाम्पल इसको आप समझ सकते हो। तो ये तो हो गया वैस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो अभी जो है अपन 8 जो है फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं जीआईटी के। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहला एक्वस सॉल्युबिलिटी, मतलब जितनी ज़्यादा एक्वस सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। फॉर्मुलेशन जो होता है इनर्ट सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि अपना जो ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, लैक्टेड हो गया, ठीक है, उन पर वेरी करता है कि जैसा ज़्यादा जिस तरह का फॉर्मुलेशन होगा उसी तरह से उसका एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब फॉर्मुलेशन जो है एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज भी करा सकता है और डिक्रीज भी करा सकता है। और कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग में क्या होता है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, जिस भी ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका जो है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी भी जो है एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब लिपिड सॉल्युबिलिटी जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। सरफेस एरिया में भी वही होता है कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया पर ब्लाई प्रेजेंट है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया पे ब्लाई प्रेजेंट नहीं है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी में देखा था कि जो अपनी मोटिलिटी में प्रोपोर्शनल रहती है किसके, एब्जॉर्प्शन की। अगर जीआईटी में मोटिलिटी हो रही है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अपन मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी में अपन पेरिस्टालसिस के बारे में भी देखा था कि अगर पेरिस्टालसिस का मतलब होता है वेव, अगर जीआईटी में पेरिस्टालसिस हो रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर पेरिस्टालसिस नहीं होगा तो स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसे अपन ने देखा था जब भी अपनी जीआईटी में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है ना, तो उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है डिले हो जाता है। अपन ने देखा था कि अपना जो आयरन का एब्जॉर्प्शन रहता है वो विटामिन सी इंक्रीज करा देता है, और आयरन के एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम जो है डिक्रीज करा देता है। अपन ने देखा था जब भी अपन पालक खाते हैं तो पालक में आयरन प्रेजेंट रहता है, तो पालक के साथ जब भी अपन दूध खाते हैं ना, तो क्या होता है, पालक के साथ दूध खाने से पालक में जो आयरन प्रेजेंट होता है ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। मतलब उनको पालक जो है कम फायदेमंद होती है अगर अपन दूध के साथ खाते हैं तो। लेकिन वहीं अपन उसको नींबू के साथ खाएं तो जो पालक में जो आयरन प्रेजेंट है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा, तो मतलब ज़्यादा फायदेमंद रहती है ना। तो अगर कोई ऐसी ड्रग है तुम्हारे पास, कोई ऐसी दवाई है जो जिसमें आयरन प्रेजेंट है, आयरन वाली दवाई है ना, जैसे कि हेमपोस्पा होती है, तो अगर उसको तुमको एब्जॉर्प्शन जल्दी कराना है ना तो उसको नींबू के साथ खिलाओ। तो नींबू के साथ खिलाने से क्या होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है, मतलब ज़्यादा फायदेमंद होती है।
लेकिन अगर वहीं तुम उसको जो है दूध के साथ खिलाते हो ना तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, मतलब कम फायदेमंद होगी। तो ये तो होगा कि अपने जीआईटी में अगर कोई अदर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उस पर। अब वहीं आठवां देखो, आठवां भी अपने देखा था कि जो अपने सरफेस एरिया रहता है, अपने जीआईटी रहता है, उसमें जो बेसल्स प्रेजेंट होती हैं जैसे कि मेजेंट्रिक हो गई, इसमें अगर ब्लड का फ्लो जो है जल्दी जल्दी से हो रहा है और जितनी ज़्यादा मात्रा में अगर वहाँ पर सर्कुलेशन जल्दी जल्दी हो रहा है ना तो उतनी ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगी। मतलब कि अपने देखा था कि अगर आपने जो यहाँ पर सातवां, और जो सातवां को क्या होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि फूड प्रेजेंट हो तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। और जबकि वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, सरफेस एरिया, लिपिड सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, एक्वस सॉल्युबिलिटी, ये क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मुलेशन जो है इनर्ट सब्सटेंस पर वेरी करता है। तो ये तो बहुत ईजी वाले जो फैक्ट ऑफ थे। अब सबसे कठिन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ फैक्ट है वो आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, और पीएच पे किस तरीके से अपना ड्रग होता है उसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। सबसे कठिन और समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है कि उसकी जिसमें मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं। और इसी में जो अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर होते हुए भी आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाती हो अगर बार बार प्रैक्टिस आप नहीं करते हो तो, है ना। तो वही यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि जो अपना आयोनाइजेशन होता है ड्रग का, या जो ड्रग का अपने जो इंटेस्टाइन और स्टमच का जो पीएच होता है, ड्रग का पीएच होता है, वो किस तरह से जो इफेक्ट करता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे, तो इसी को अपन देखने वाले हैं। अब देखो इसको मैं जितना हो सके तो मैं आराम से इसको समझाऊंगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये है तो देखो भाई कठिन, बहुत मुश्किल से समझ में आता है, मेरे को भी बहुत मुश्किल से समझ में आया था, है ना। तो इसको देखो कि आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग एंड लोकल पीएच। तो सबसे पहले देखो कि अपन जो क्या करती है ड्रग लेते हैं, अपने तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अपनी जो ड्रग होती है दो तरह की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में, एक होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में। कैसी? एक होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में। इसको आराम से समझेंगे, हो सके थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर जो वीडियो लॉन्ग भी हो रहा है ना तो आपको देखो फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ रहा होगा। और जो है अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब समझा देता हूँ, क्योंकि अगर देखो मैंने देखा है कि फार्मेसी में और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो क्या करते हैं आराम से थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक एक दो लाइन बता दें फैक्ट में, लेकिन उसको सही तरह से नहीं बताते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको कि फार्माकोलॉजी में आप कॉन्सेप्ट के साथ समझो, ना कि आपसे जो पेज भरने के हिसाब से समझो, है ना। क्योंकि जो है आजकल RGP भी ऐसा है कि अगर आप सही लिखते हो तो ये नंबर देती है, पेज भरने के हिसाब से नंबर भी नहीं देती है ना। तो जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट अपन ने देखा है कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दो तरह की अपन जो है ड्रग देखते हैं। अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या कहते हैं कि इसको आयोनाइज ड्रग भी कहते हैं, आयोनाइज ड्रग कहते हैं। अपना उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में अपने देखा था कि आयोनाइजेशन में कि आयोनाइज ड्रग होती है इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है कि अनआयोनाइज ड्रग होती है ना। ये तो हो गया, लेकिन अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है और जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के ड्रग ही यूज करेंगे, है ना। तो अपन ने देखा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होती है, अब देखो सबसे पहले तो अपन को ये समझना होगा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आयोनाइज और अनआयोनाइज क्या होता है। देखो अगर कोई भी ड्रग कोई भी ड्रग, जैसे कि तुमने मान लो कि तुम NaCl ले रहे हो, तो NaCl जैसे क्या है कि NaCl जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। कैसा है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। तो जब तुम इसको अगर तुम इसको कंज्यूम कर लेते हो, अगर जो Na+ Cl- में ये टूट जाती है ना, तो इसको कह सकते हैं कि कौन से फॉर्म में है? आयोनाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और माइनस क्या है? आयन है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? आयोनाइज्ड फॉर्म में है ये। तो ये तो हो गया कि अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड फॉर्म। ये बेसिक सा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो अपन क्या करते हैं कि जब भी अपन कोई भी जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो ड्रग होती है, कैसी? जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होती हैं वो क्या कहते हैं, जो पीएच पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो पीएच इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पीएच कैसा है। मतलब पीएच से कहते हैं जा भाई जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू कैसा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टमच और इंटेस्टाइन, है ना। स्टमच इंटेस्टाइन को थोड़ा सा समझना कि अपने जो स्टमच होती है इसमें HCl प्रेजेंट रहता है, इसलिए एक कैसी होती है? एसिडिक नेचर की रहती है। कैसी होती है? एसिडिक नेचर की होती है। और अपनी जो इंटेस्टाइन होती है वो रहती है एल्कलाइन यानी बेसिक नेचर की रहती है ना। तो जो अपनी जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग रहती हैं वो क्या रहती हैं कि वो पीएच इंडिपेंडेंट रहती है। मतलब वो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में जो एब्जॉर्ब हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पीएच कैसा है। उन्हें तो जहाँ पर एब्जॉर्ब होना है ना वहीं पर एब्जॉर्ब होगी। मतलब वो स्टमच और इंटेस्टाइन दोनों जगह पर एब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो ये तो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म के लिए। अब देखो अब जो होती है अपने जो इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग है, इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म वाली ड्रग है, देखो ये दो तरह की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म वाली, एक होती है वीक एसिडिक, एक होती है वीक एसिडिक, और एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिडिक। दो तरह की जो है ड्रग अपन इसमें देखेंगे, है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाले ड्रग रहती हैं, इसको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं देखें, क्योंकि अपन जो स्ट्रॉन्ग बेसिक भी देखते हैं ना साथ में, कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक,
स्ट्रॉन्ग बेसिक। ये अपन को सिंपल वर्ड में कहें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन इसको कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं कि इसको अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। और इसको जो इसको अपन वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक वाले को अपन क्या वीक बेसिक वाले को अपन क्या कहेंगे, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, पीएच इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब पीएच इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये स्टोमच और इंटेस्टाइन है, मतलब कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों जगह पर जो है एब्जॉर्ब हो सकते हैं। कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अब जो अपना जो वीक एसिडिक आता है, वीक एसिड या जो अपना जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ये क्या रहती है, ये पीएच पर डिपेंड करते हैं। कैसे होते हैं ये? पीएच पर डिपेंड करने वाले होते हैं। पीएच पर डिपेंड करने वाले का मतलब ये है कि ये जो है कि ये पीएच पर डिपेंड करेगा कि अगर वो एसिडिक है तो किस से कहाँ एब्जॉर्ब होगी, बेसिक है तो कहाँ एब्जॉर्ब होगी। तो ये कहाँ करता है, जो पीएच पे इफेक्ट करता है। कौन सी ड्रग का? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग है उनका। तो यही यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है आयोनाइजेशन और जो है आयोनाइजेशन और पीएच का पूरा यहीं से पूरा रोल आ जाता है। तो देखो वही यहाँ पर सेम लिखा हुआ है। पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी को भी अपन देख लेते हैं ना, कि जैसे अपनी देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होती है, वो मैंने बताया था कि लिपिड सॉल्युबल होती है, इसलिए क्या कहती है, बेटर एब्जॉर्ब हो जाती है ना। जो अपनी जो देखो ये बार ये तो मैंने अभी बताया नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो कि अपनी जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग होती है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसको भी थोड़ा समझना कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग होती है वो क्या रहती है, लिपोफिलिक नेचर की रहती है, मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर की रहती है, मतलब लिपिड सॉल्युबल होती हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होती है ना, इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं, है ना। तो अधिकांशतः जो ड्रग होती हैं अपने बनाई जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो अधिकांशतः ड्रग कैसी होती है, वो लिपिड सॉल्युबल अपन लेचर की बनाते हैं। मतलब अधिकांशतः ड्रग जो है अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में ही अपन खाते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही कम मात्रा में कुछ ऐसी भी ड्रग हैं जो क्या आते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में भी अपन कंज्यूम करते हैं, है ना। तो देखो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में जो ड्रग है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। अपन ने पहले भी अपन बहुत देखा है, अभी अपने शुरुआत से इस लेक्चर में भी अपन देखा है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लिपोफिलिसिटी फैक्टर में भी देख रहे थे, और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था। तो यहाँ पर लिखा होगा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होती हैं, वो क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल होती हैं, जिससे जो है बेटर एब्जॉर्ब होती हैं। अब जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ड्रग रहती है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्टोमच में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है। मीन्स कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों मीडियम में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि जो पीएच पे डिपेंड नहीं करता है, पीएच इंडिपेंडेंट होता है। आपने देखा था जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होती है वो दो होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अपन देखा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या कहता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। कैसे? कौन में? एसिडिक मीडियम में भी एज वेल एज बेसिक मीडियम में, मतलब दोनों मीडियम में वो है एब्जॉर्ब हो सकता है, मतलब स्टोमच में भी और इंटेस्टाइन दोनों में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो सकता है। अब ये लेकर यहाँ पर जो बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो क्या रहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन होता है वो पीएच पर डिपेंड करता है। वो अधिकांशतः जो ड्रग पाई जाती हैं वो कैसी होती है, पीएच डिपेंडेंट ड्रग ही होती हैं। तो यहाँ पर एक यहाँ पर समझो थोड़ा सा, यहाँ पर देखो कि जैसे एक पॉइंट लिखा होगा द आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, इसको थोड़ा समझो कि मान लो कि अपन के पास एक कोई क्या है, वीक एसिडिक क्या है, वीक एसिडिक एक ड्रग है। तो अपन वीक एसिडिक ड्रग को माना कि ये क्या है, HE ड्रग। कौन सी? HA है। तो क्या कहेगी HA जो है, जब क्या कहेगी, जो HA जो है अपन GIT में जाएगी, तो GIT में जाने के बाद क्या होगी कि H+ मतलब H+EL-, मतलब क्या है कि जब भी अपन कोई ड्रग है तो अपन ड्रग कैसी अपन है जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अपन लेते हैं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अपन इसको ले रहे हैं। कैसे? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ले रहे हैं। और किस तरह की है, ये वीक एसिडिक नेचर की है। कैसे नेचर की है? वीक एसिडिक नेचर की ये ड्रग है। तो ये जब भी अपनी क्या कहेगी, स्टोमच में जाएगी तो ये दो आयन में टूट जाती है, एक होता है H+, एक होता है Al-। तो यहाँ पर जो H+ होता है, कौन सा आयन होता है, इसको क्या करेंगे अपन, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोटॉन आयन कहते हैं, और एक जो A- होता है, क्या होता है, ड्रग होता है। कौन से फॉर्म में? आयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग होता है। आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या होती है, ड्रग होती है। क्या होती है, जब भी अपने जो वीक एसिडिक ड्रग है वो लेते हैं तो वो क्या होती है कि जो प्रोटॉन आयन और आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या होती है वो टूट जाती है। और ये एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो आयोनाइज्ड फॉर्म वाली ड्रग है, ठीक है, आयोनाइज्ड फॉर्म वाली ड्रग है वो क्या होती है, उसका क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है। सॉरी, जो आयोनाइज्ड फॉर्म वाली ड्रग है उसका क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है। और यहाँ पर जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म वाली ड्रग है इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है।
तो अब देखो अपन जो एब्जॉर्प्शन पर अपन फैक्ट इफेक्ट इस पे पढ़ रहे थे, तो अपन देखेंगे कि ड्रग की कंसंट्रेशन पे देखेंगे कि उसकी कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन आयोनाइज्ड फॉर्म में हो है और कितनी ज़्यादा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, इसकी कंसंट्रेशन पे अपन देखेंगे। तो अगर देखो अगर कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन उसका होगा, मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना। यहाँ बगल में कुत्ता भौंक रहा है भाई, वीडियो ख़राब कर देते हैं सारे। हाय हाय। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपने समझ लिया कि क्या होती है, आयोनाइज्ड फॉर्म है जो एब्जॉर्ब होती है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है उसका एक्सक्रिएशन होता है, इसको थोड़ा सा समझ लिया। तो वही से हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो अपनी एसिडिक ड्रग है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो वो जाके प्रोटॉन आयन और आयोनाइज्ड फॉर्म में जो है टूट जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आयोनाइज्ड फॉर्म वाली फॉर्म में जो टूटती है उसके क्या होता है, एक्सक्रिएशन हो जाती है, और जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप जो है याद कर लेना कि जो है पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, यहाँ पर जो ए एल माइनस ए कौन सा आयोनाइज्ड फॉर्म और जो है ए क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। तो इसी फॉर्मूला से अपन जो है पूरा का पूरा ये जो है पीएच के कॉन्सेप्ट को अपन समझने वाले हैं। तो कैसे, इसको थोड़ा सा अपन देखो, इसको थोड़ा सा एक अभी यहाँ से जो है पूरी मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाली है। देखो ये जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि देखो अपना जो लॉग जो एक है, लॉग एक का मान कितना होता है, अपने अगर मैथमेटिक्स में अगर 10 में पढ़ा हुआ, 11 12 में पढ़ा हुआ, तो लॉग एक का मान कितना होता है, 0। देखो यहाँ पर लॉग एक का मान 0 होता है, लॉग 10 का मान कितना होता है, 1, और जो लॉग 100 का मान कितना होता है, 2, और लॉग 1000 का मान कितना होता है, 3, और लॉग 10 की यहाँ पर 4 का 2 का मान कितना होता है, 4। ये जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया, तो इसको याद रखना, क्योंकि अभी जो है अपन इन पर समझने वाले हैं, इन्हीं से अपन जो है अभी स्टार्ट करने वाले हैं भाई। तो इसको थोड़ा सा समझना। हाँ, हम बेसिकली ये दो याद रखना कि लॉग 1 का मान और लॉग 10 का मान, ये दो चीज़ें आप याद करके रखना है ना। तो अपना जो फॉर्मूला दिया गया है वो कौन सा है, पी एच इक्वल टू पी की ए प्लस लॉग, ये वाला फॉर्मूला दिया गया है, मतलब कि आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन कि जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर दिया गया कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग, मतलब जो आयोनाइज्ड ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है किसकी, जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है, मतलब कि जो इसकी कंसंट्रेशन के इक्वल है, मतलब कि जो आयोनाइज्ड ड्रग है वो अनआयोनाइज्ड ड्रग के बराबर है। तो क्या होगा कि जो अपना जो इसका मान क्या है, 1 आएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कि मान लो अपन का फॉर्मूला कैसा है ना, फॉर्मूला पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग आयोनाइज्ड वाली ड्रग अपॉन अनआयोनाइज्ड वाली ड्रग। तो अपन ने देखा कि दोनों की कंसंट्रेशन कैसी है, बराबर है, मतलब अपन जो है इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, बराबर है ना। तो अपन जब जैसे अपना ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या था अपना, पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग क्या है, ये फॉर्मूला बराबर है। फॉर्मूला से समझो, थोड़ा सा समझो कि मान लो तुम्हारी एक ड्रग है, ठीक है, वो ड्रग ये है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में भी कितनी है, 10 mg है, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में भी कितनी है, 10 mg है, मतलब कि दोनों में क्या है, इक्वल है। तो अपन कह सकते हैं कि अपन एच से अपन इसको कट कर सकते हैं। ये तो अपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा कि कट करने वाले को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो अपन उसको आराम से कट कर सकते हैं ना। तो पी के इसका जो लॉग 1, अब यहाँ पर देखो कट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 बचेगा, है ना। तो लॉग 1 बचा। अब ये देखा था कि लॉग 1 का मान कितना होता है, देखो लॉग 1 का मान कितना होता है, मैंने अभी बताया था ना, लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है ना। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस 0, तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के ए हो जाएगा। पी के ए का मतलब क्या होगा कि जो पी एच है वो पी के ए हो जाएगा। यहाँ पर जो पी के ए क्या है, जो एक कांस्टेंट है, मतलब इसका क्या होता है, न्यूट्रल मतलब पी एच कितना होगा इसका 7 होगा, वरना बाटा का पी एच कितना होता है, 7 होता है। तो इससे समझना कि यहाँ पर क्या है, जो अगर देखो अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में आयोनाइज्ड ड्रग और अनआयोनाइज्ड ड्रग दोनों अगर इक्वल है ना, तो क्या होगा कि जो है उसका जो पीएच कितना रहेगा, 7 रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना कि अगर देखो वहाँ पर जो न्यूट्रल रहेगा। अभी एक चीज़ जो समझना कि जैसे अभी अपन ने देखा था कि इसमें क्या होता है, जैसे अपनी जो आयोनाइज्ड ड्रग है वो क्या होगी कि अनआयोनाइज्ड ड्रग की इक्वल होती है। तो अपन ने देखा था अपनी जो जी क्या है, आयोनाइज्ड ड्रग है, क्या है, अनआयोनाइज्ड ड्रग है, ये क्या है, दोनों इक्वल है मतलब कि एब्जॉर्प्शन और अनआयोनाइज्ड नहीं सॉरी इसका क्या कहती है, इस देखो देखो यही तो हो जाती है थोड़ा सी मिस्टेक, है ना। जो आयोनाइज्ड ड्रग होती है वो क्या करती है, उसका एक्सक्रिएशन होता है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सक्रिएशन हो रहा है। और यहाँ पर अनाइड ड्रग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और देखो अपने जो ये क्या होगी कि जो यहाँ पर जो एक्सक्रिएशन है वो क्या होगी, एब्जॉर्प्शन के इक्वल होगा। मतलब कि अगर कोई ऐसी ड्रग जिसका पीएच कितना है, न्यूट्रल है, मतलब 7 पीएच है ना, तो उसका उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, उतनी ज़्यादा उतना ही एक्सक्रिएशन होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन इक्वल होते हैं इस केस में कि जब भी अपनी आयोनाइज्ड ड्रग और अनआयोनाइज्ड जो है इक्वल होती है तो उसका एक्सक्रिएशन और एब्जॉर्प्शन जो है सेम होता है। अब देखो, अब अपन एक चीज़ देखते हैं कि अभी अपने जैसे कि एक फॉर्मूला अपने समझा कि अपने जो क्या होगा, पी एच इक्वल टू कितना आ गया कि पी के ए आ गया। अभी इसको अपने थोड़ा सा समझा। अब अपन क्या करें कि अगर अपन जो अपना ए जो पी के ए की वैल्यू है, अगर इसमें अपन पी एच में अपन एक इसके लिए इसको यूज करते हैं, मतलब अपन इसमें एक जोड़ देते हैं तो एक जोड़ गया। अभी अपन का पीएच कितना था, अभी अपन का इतना था 7 था। अब इसमें अपन एक जोड़ दिया तो 8 हो गया। तो अभी तो न्यूट्रल था। 8 होने का मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर जैसे अपने अगर पीएच तुम्हारा 7 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, याद करो थोड़ा सा कि उसको अपन जिससे कारण पीएच है अगर वो 7 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो अपन उसको याद रखना कि 7 से 14 तक का जो पीएच होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। मतलब बेसिक कहते हैं। अगर 7 से कम, अगर 6 हो रहा है, 7 से कम हो रहा है, 6 हो रहा है, तो अपन क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। तो अगर 8 से जितना बढ़ेगा तो उसकी 8 से 9 10 से जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और 7 से जितना ही वो कम होता जाएगा ना तो उसकी उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। तो इसको थोड़ा सा इसका समझ रखना। तो अपना देखो थोड़ा सा कि अपना जो फॉर्मूला था वो तो क्या था कि पी एच इक्वल टू पी के ए। पी के का मतलब क्या होगा, 7। और जब भी अपन क्या कहते हैं कि जो अपना जो न्यूट्रल होता है पी एच अपना 7 होता है, तो अपन उसमें एक ऐड करते हैं। तो एक ऐड करने से क्या होता है कि उसकी जो है वो क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। अभी न्यूट्रल था तो अब जो है क्या होगा, बेसिक हो गया। जब भी अपन उसमें क्या कहेंगे, एक स्केल उसका पीएच इंक्रीज करेंगे, है ना, तो बेसिक हो जाएगा। तो अपन क्या होगा, जैसे कि अभी अपने देखा, मैंने अभी बताया था कि log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ के रखना है ना कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर आपने जो क्या होगा कि इसको थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर log 1 है ना। तो यहाँ क्या log 1 का मान अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो log 1 का मान यहाँ पर कब होगा, जब log 1 का मान होगा कि यहाँ पर जो अपन क्या कहेंगे कि log, यहाँ पर जो एक अनआयोनाइज्ड वाली ड्रग है, आयोनाइज्ड वाली ड्रग है ना, इसका मान यहाँ पर क्या होगा कि इसका मान यहाँ पर 10 होगा, क्योंकि इसका ये जो 10 होगा, ठीक है, इसका मान यहाँ पर 10 होगा ना, जैसे कि अपनी ए वाली दी गई है, इसका मान यहाँ पर 10 होगा। अगर इस वाले का मान यहाँ पर 10 होगा तो क्या होगा, log 10 हो जाएगा। और log 10 होगा तभी तो जो है यहाँ पर जो है 1 आएगा, है ना, क्योंकि इसको 1 लाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा कि अपना जो ए वाला है, ए वाला पोर्शन है, इसको 10 के इक्वल कराना पड़ेगा, है ना। तो इसको कितना करना पड़ेगा, जैसे अपना ए वाली है इसको क्या होगा, 10 के इक्वल होना पड़ेगा। तभी तो क्या होगा कि अपना जो यहाँ पर log 10 आएगा, log 10 आएगा तभी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो अब इसको समझो कि जैसे अपने ए क्या है, अपनी ए वाली ड्रग है आयोनाइज्ड ड्रग अपॉन अनआयोनाइज्ड ड्रग इक्वल टू 10 होगी, है ना। तो अब जैसे कि इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो कि जैसे अपना ए है ना, तो इसको जो है अपन 10 गुणा ऐसा अपन कर देंगे, है ना। तो इस वाली ए ड्रग थी, इसका क्या हो रहा था, जो एक कौन सी ड्रग थी, अनआयोनाइज्ड ड्रग थी। अनआयोनाइज्ड ड्रग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा था। एक कौन सी ड्रग थी, आयोनाइज्ड ड्रग थी, इसका मतलब एक्सक्रिएशन हो रहा था। तो अपन कह सकते हैं कि जब भी अपन किसी ड्रग का अपन एक स्केल अपन उसका पीएच बढ़ाते हैं ना, तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। और बेसिसिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है एक्सक्रिएशन से 10 टाइम मोर इंक्रीज हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो मतलब अनआयोनाइज्ड ड्रग है, ठीक है, वो 10 टाइम ज़्यादा है किसके, आयोनाइज्ड ड्रग के कंपेयर में। वो आयोनाइज्ड ड्रग का क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है, और जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो ये तो हो गया किसके लिए, अगर आपको अपन पीएच को एक स्केल अपन इंक्रीज करा देते हैं। अब देखना है कि अगर अपना जो अपना क्या आया था, जो पी के अपना न्यूट्रल था पीएच, अब इसका अपन जो एक स्केल पीएच अपन इसका डिक्रीज करा देते हैं ना, तो क्या होता है, इसको एक स्केल अगर पीएच डिक्रीज करा दे तो क्या होगा। तो अपन इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं ना कि पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस कोष्टक के अंदर अपन क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जो -1 कब होगा, -1 कब होगा कि जब भी अपन जो होता है log एच का माइनस का मान कब होगा, माइनस का मान इसका कब होगा कि इसका माइनस का मान कैसे होगा। जैसे यहाँ पर देखो आपने माइनस कर दिया तो माइनस होगा। देखो अगर मैथ्स का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पर एच हो गया तो इस तरह से, तो यहाँ पर देखो माइनस कब होगा तो इसको अपन कोष्ट नीचे भेज सकते हैं, बट अपन इसको क्या करेंगे कि जिसके इसका माइनस है ना, तो अपन इसको माइनस को अपन क्या कहेंगे कि अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसको जैसे कि अपने माइनस का मान कब आएगा कि यहाँ पर जैसे माइनस कर दो, माइनस log
अपन टेन log 10 कर दो, है ना, इसको -1 log 10 कर देते हैं, तो log 10 कर देते हो तो एक log 10 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अपन मतलब डायरेक्ट इतना समझ लो कि जो क्या होगा कि जो log -1 है वो किसका मान होता है कि log 1/10 का मान कितना होता है, -1 होता है। इसको याद रख लो, बस ज़्यादा आपको जो है गिचर पिचर करने की याद नहीं है, तो याद रख लो कि जो log 1/10 का मान कितना होता है, -1 होता है। अब देखो, अब फॉर्मूला से क्या हुआ कि जब भी अपन एक स्क्वायर पर इंक्रीज कर देते, जैसे अपना pH है ना, इस pH को अपन ने क्या किया, पी के ये है, और एक स्केल अपन ने डिक्रीज किया। एक स्केल डिक्रीज करने से अभी अपना जो pH कितना था वो 7 था, न्यूट्रल था। अब उसको एक कम कर देते, एक कम करने से वो क्या हो जाता है कि एक कम करने से इतना समझो कि एक कम करने से वो क्या होगा, 6 आ गया। अपना जो 6 है वो क्या होगा, एसिडिक pH होगा, मतलब कि यहाँ पर एसिडिक होने वाला है। एसिड के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो जब यहाँ पर एक डिक्रीज कर देते हैं तो इससे क्या होता है, इसको समझो कि इस पर डिक्रीज करने से यहाँ क्या हुआ कि जो लॉग है, लॉग ए अपन इसका जो मान होगा, इसका मान एक कब होगा कि जब जो है log 1/10 होगा, जब ये होगा ना तभी तो यहाँ पर -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे अपना फॉर्मूला था, आपने देखा था जो फॉर्मूला था ये वाला, कि यहाँ पर देखो जो log इस वाले का मान कितना होना चाहिए, जब इस वाले का मान पूरे इसका मान क्या होगा, log 1/10 हो, यानी कि ये वाला जो दिया गया है इसका मान कितना हो, log 1/10 हो, तभी तो जो है इसका माइनस जो है -1 आएगा, है ना। तो वही अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जैसे कि अब जो log से log जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/10 आ जाएगा। तो अपने 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 यहाँ पर जो HA आ जाएगा, HA 1, तो HA मतलब एक्सक्रिएशन है, एक्सक्रिएशन है 10 टाइम, ठीक है। इसको इस वाले का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन है, मतलब क्योंकि ये जो है अनआयोनाइज्ड ड्रग है, आयोनाइज्ड ड्रग का होता है हमेशा एक्सक्रिएशन, अनआयोनाइज्ड ड्रग का हमेशा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सक्रिएशन क्या है, वो 10 टाइम ज़्यादा हो रहा है एब्जॉर्प्शन के, है ना। तो ये क्या हुआ कि ऐसे जब भी अपन क्या करते हैं किसी भी ड्रग का अगर अपन उसको 1 स्केल अगर pH अपन डिक्रीज कर देते हैं ना, तो जो एक्सक्रिएशन जो है 10 टाइम ज़्यादा होता है एब्जॉर्प्शन के। तो थोड़ा सा यहाँ पर वही थ्योरी में लिखा हुआ है कि इफ द pH इंक्रीज बाय 1 स्केल देन क्या होगा, लॉग जो इसका मान है वो 1 हो जाएगा। अब इसका मान 1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसका मान कितना होता है, 10 होता है ना। इसी तरह से अपन क्या कहेंगे, जब भी अपन क्या कहेंगे pH को अपन 1 स्केल डिक्रीज करेंगे तो लॉग आयोनाइज अपन अनआयोनाइज का मान क्या होगा, -1 हुआ, क्योंकि इसमें जो ए वाला जो है इसका मान कितना होता है, 1/10 होता है ना। तो ये लिखा होगा कि जब भी अपनी जो वीक एसिड होती है, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझना कि यहाँ पर थोड़ा सा अपन देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन को, और है ना, एब्जॉर्प्शन को, और जो है अपन एक्सक्रिएशन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी एक ड्रग है, कौन सी है कि वीक एसिडिक है ना। तो वीक एसिडिक ड्रग जो है वो क्या होगी कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, वीक एसिडिक ड्रग जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, मोर एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, मोर एब्जॉर्प्शन। याद रखना कि एब्जॉर्प्शन जो है सेम में होता है, अगर वो एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में उसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। एसिडिक मीडियम में उसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और जो एसिडिक मीडियम में उसका एब्जॉर्प्शन जब ज़्यादा हो रहा है तो उसका एक्सक्रीशन कैसा होगा, कम होगा, है ना। अगर कोई ड्रग अगर वीक एसिडिक है तो उसका जो है एसिडिक मीडियम में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और जो है एक्सक्रीशन कम होगा। अगर वहीं कोई वीक बेसिक ड्रग है, यहाँ पर कोई वीक बेसिक ड्रग है, जैसे कि अपनी ये वीक बेसिक ड्रग है, वीक बेसिक ड्रग, तो वीक बेसिक ड्रग का क्या होगा कि एसिडिक मीडियम में एक्सक्रीशन, तो एसिडिक मीडियम में उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ड्रग बेसिक है और मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, और उसका जो है एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। याद रखना कि जैसी ड्रग है तो उसमें ऐसा ही मीडियम चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर उससे अलग अगर मीडियम मिल रहा है तो उसका क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन जो है कम होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा कि वीक एसिडिक ड्रग है वो लेस एब्जॉर्ब होती है किसमें, बेसिक मीडियम में, और उसका एक्सक्रीशन क्या होता है, मोर होता है। वहीं ड्रग अगर वीक एसिडिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है कम होता है किसमें, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है एसिडिक मीडियम में, और उसका एक्सक्रीशन जो है कम होता है। और वीक बेसिक ड्रग का जो एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है एसिडिक मीडियम में, और वीक बेसिक वाली जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है बेसिक मीडियम में। तो ये बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका पीएच का। यहाँ पर एक चीज़ जो लिखी है कि जब अगर कोई एक एसिडिक ड्रग है और उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा कब, जब जो यूरिन है वो बेसिक हो। अगर कोई बेसिक ड्रग है उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा कब, जब यूरिन है वो एसिडिक हो।
तो देखो अपने जीआईटी के जो फैक्टर फैक्टरिंग होते हैं तो उनके बारे में अपन कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। जैसे कि अपने पहला देखा था एक्वा सॉल्युबिलिटी, अपने देखा था कि जिस भी अपने जो डोसेज फॉर्म होते हैं, ड्रग होते हैं, उनकी अगर एक्वा सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अपन ने फॉर्मुलेशन में देखा था कि जो इनर्ट सब्सटेंस पर डिपेंड करता है कि अपने जो एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और कंसंट्रेशन में देखा था कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसी जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी में देखा था कि ये लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सरफेस एरिया भी जो है एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अपन ने मोटिलिटी ऑफ जीआईटी में देखा था कि जो अपनी जीआईटी हो रही थी इसमें जो पेरिस्टाल्सिस थी जो कि एक वेव थी, अगर वो पेरिस्टाल्सिस अगर हो रही थी, अगर उसमें अगर इंक्रीज हो रही थी तो क्या होता है कि अपना जो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा था। इसी तरह अपने देखा था जब भी अपने कोई जीआईटी होता है उसमें अगर अपना जो फूड प्रेजेंट रहता है ना तो उससे भी अपना जो है एब्जॉर्प्शन डिले होता है। अपने देखा था जब जो अपनी जो मेजेंट्रिक आर्टरी होती है उसमें जो ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा हो रहा है ना, और अगर उसका सर्कुलेशन अच्छे से अगर ज़्यादा हो रहा है ना तो उससे क्या होता है कि अपनी जीआईटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है ना तो ड्रग का उससे भी उसको इफेक्ट पड़ता है। ऐसे अपने आयोनाइजेशन भी अपने डिस्कस किया था कि पीएच जो है किस तरह से इफेक्ट डालता है। अपने देखा था जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग होती है उनका जो ड्रग जो पीएच रहता है, जैसे कि अपनी जो स्टोमच में एब्जॉर्ब होगी या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, उस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये पीएच इंडिपेंडेंट होती है। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग होती है वो स्टोमच और इंटेस्टाइन दोनों जगह पर जो है क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए आपने देखा था कि जो अपनी इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग होती है उसमें दो तरह की आ जाती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग आ जाती है और जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग आ जाती है। तो अपने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग रहती हैं वो इजीली से आयोनाइज हो जाती हैं, वो एज वेल एज स्टोमच में भी और उसी के साथ साथ जो इंटेस्टाइन होते हैं दोनों में। और जो अपने देखा था जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली ड्रग होती हैं वो क्या रहती है, पूरी पीएच डिपेंडेंट रहती हैं, जिनके बारे में अभी अपने डिस्कस किया हुआ था। तो अपने एब्जॉर्प्शन के जो पहले फैक्टर था जीआईटी से तो उसके बारे में अपन कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरा फैक्ट है वो है पेरेंटल एब्जॉर्प्शन पे, मतलब इसमें अपन देखने वाले कि जो ऐसी ड्रग जो अपन जिनको पेरेंटली लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट डालते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो अपन पेरेंटली से अपने पता भी है कि अपन पेरेंटली पता है इंटरवेनसली लेते हैं, आईवी के थ्रू अपन आईवी के थ्रू ड्रग लेते हैं, ठीक है, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन भी लेते हैं, उसके थ्रू भी अपन क्या कहते हैं ड्रग लेते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस भी होता है ना। तो आईवी के थ्रू जैसे अपन को पता है कि आईवी में क्या होता है कि अपन डायरेक्टली जो है अपन जो अपनी बेसल्स रहती है उसमें ड्रग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। मतलब आईवी तो डायरेक्ट जो है अपन ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड स्ट्रीम रहती है ना, उसमें अपन जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का किसी भी तरह का कोई सवाल ही नहीं आ। और जो इंट्रामस्कुलर होते हैं, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, जो इसकी जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है सॉल्युबिलिटी, दूसरा उसके साथ साथ जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा ना, इन दो चीज़ों पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो है इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस में किस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो इंटरवेनस ड्रग होती हैं वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होती है ब्लड में, इसलिए यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन का किसी भी तरह का कोई सवाल ही नहीं होता है कि इसमें एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। और जो इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस होता है वो क्या कहता है, जो उसकी जो प्रिपरेशन बनाई जाती है, डोसेज फॉर्म बनाई जाती है, ड्रग होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी और उसकी जो ब्लड फ्लो पर डिपेंड करता है। और सॉल्युबिलिटी पे कैसे कि जैसे कि अगर कोई अपन के पास ड्रग है, इसके बारे में अभी बताया था कि जैसे अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हुई तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ऐसे यहाँ पर जो टॉपिकल में भी होता है कि जिन ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि अपन देखो सस्पेंशन ये यूज करते हैं, जो कोलाइडल प्रिपरेशन अपन यूज करते हैं तो अपन क्या देखते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी कम होती है कंपेयर टू सॉल्यूशन के, इसलिए उनका क्या होता है एब्जॉर्प्शन धीमा होता है। और ब्लड फ्लो में अपन क्या देखते हैं, ब्लड फ्लो में आपने देखा भी होगा कि अगर जहाँ पर ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है ना तो वहाँ पर क्या होता है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अपन देखा भी होगा कि जब क्या करते हैं कि जब अपन इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं ना तो अपन उसके बाद क्या करते हैं रब करते हैं, जैसे यहाँ पर अपन इंजेक्शन लगाते हैं ना हाथ में तो उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे रब करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वहाँ का जो एब्जॉर्प्शन होता है तो वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो था जो अपना जो फैक्टर अफेक्टिंग था पेरेंटल जो अपन ड्रग लेते हैं उनके। तो अब अपन देखने वाले कि ऐसी ड्रग जिनको अपन टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, वो किस तरह से इफेक्ट डालती है। टॉपिकली मतलब जिनको अपन स्किन पे लगाते हैं या जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना उस पर अपन जो लगाते हैं टॉपिकली यूज करते हैं ना, तो उनके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं टॉपिकल में, अगर जब अपन कोई एक ड्रग अप्लाई करते हैं क्रीम के थ्रू लगाते हैं, जैसे अपन स्किन पे यहाँ पर स्किन पे लगाते हैं ना, तो अगर वहाँ पर अपन रब करते हैं ना तो रब करने से क्या होता है कि वहाँ की जो ड्रग होती है ना उसका एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है वो है एब्रावेट सरफेस। एब्रावेट सरफेस का मतलब ऐसा हो समझो कि जैसे कि अपनी जो यहाँ पर स्किन है, यहाँ पर आपकी कोई यहाँ पर जो इंसिजन है, मतलब यहाँ पर कोई खरोच मरोच लगी हुई है ना, तो अगर खरोच मरोच अगर इस तरह से कोई है एब्रावेट सरफेस है तो वो भी क्या करता है कि आपको जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंक्रीज करा देता है। ऐसे यहाँ पर क्या होता है जो ऑक्लूसिव ड्रेसिंग होता है तो वो क्या करता है जो स्किन का हाइड्रेशन को इंक्रीज कर देता है। अब स्किन के हाइड्रेशन को इंक्रीज होने से क्या होता है कि आपकी जो ड्रग होती है ना उसका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर इंक्रीज होने लगता है।
तो यहाँ पर अपने जो एब्जॉर्प्शन जो है खत्म होता है, एब्जॉर्प्शन के अपने फैक्ट आपने देख ली, उसकी मैकेनिज्म देख ली। अब यहाँ पर एक टर्म आता है बायो एबिलिटी। अब देखो अपनी बायो एबिलिटी क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको समझने से पहले समझो कि जैसे मान लो आपके पास एक कोई टैबलेट है, उसमें क्या है 100 mg जो है आपने टैबलेट 100 mg की आपने एक टैबलेट जो आपने कंज्यूम की। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने स्टोमच में जाने के बाद क्या होता है, जैसे आपका जो ब्लड स्ट्रीम है, जैसे ये क्या है स्टोमच है, स्टोमच में जाने के बाद आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ब्लड स्ट्रीम में जो आपकी जो क्या है जो ड्रग है वो पहुंचती है। तो मान लो आपने 100 mg जो है ड्रग आपने कंज्यूम की, और जो आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है ठीक है उसमें कितनी है 50 mg जो है आपकी ड्रग पहुंची। तो अपन कह सकते हैं कि अपनी जो 50 mg है ठीक है, ये क्या है कि आपकी जो ड्रग है उसकी क्या है बायो अवेलेबिलिटी है। अपन कह सकते हैं कि जो ड्रग की वो परसेंटेज जो कि अपने ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है, सिस्टम में सर्कुलेशन में पहुंचती है ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं उस ड्रग की। अब ये क्या होती है एक परसेंटेज होती है। मान लो जैसे कि अभी जैसे अपने समझा कि 100 mg अपने एक ड्रग ली, उसकी 50 mg जो है अपने जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है क्या पहुंचेगी आपकी ड्रग पहुंचेगी। तो अपन उसको क्या कहेंगे कि उस ड्रग की कितनी बायोएबिलिटी 50% बायोएबिलिटी है। मतलब ये क्या है फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है परसेंटेज। तो इट इज अ मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटेड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीच इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटेड डोज का जो क्या होता है एक फ्रैक्शन होता है जो कि अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है अनचेंज्ड फॉर्म में, मतलब बिना चेंज हुए, है ना। अब देखो जो बायो एबिलिटी होती है जो इंट्रावेनसली जो ड्रग होती है आईवी से अपन जो कंज्यूम करते हैं ना, तो उनकी क्या होती है 100% बायो एबिलिटी अपन को देखने को मिलती है, क्योंकि अपन उसको डायरेक्ट जो है अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन जो अपन क्या करते हैं जब ओरली अपन कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ना, तो उनकी जो बायोएबिलिटी कभी भी अपन 100% नहीं देख पाते हैं। इसका क्या होता है दो तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं। या तो हो सकता है कि उसका एब्जॉर्प्शन जो है अच्छे तरीके से ना हो, या फिर उसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया हो। तो क्या कहता है बायो एबिलिटी को क्या कहता है इफेक्ट करता है। अब देखो एक यहाँ समझो कि क्या होता है कि यहाँ पर दो शब्द समझने वाले हैं कि बायो इक्विवेलेंट और जो बायोलॉजी की इनइक्विवेलेंट होते हैं, इसको थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो अब देखो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है एक सेम कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करती हैं किसी सेम डोसेज फॉर्म में, और उसमें क्या रहता है कि जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन रहती है यानी कि अमाउंट रहता है वो भी सेम रहता है। मान लो जैसे समझो कि आपकी एक कंपनी कोई कंपनी है, उसने जो है एक कंपाउंड है जिसको मैन्युफैक्चर किया है, एक ने जो है बी कंपाउंड को मैन्युफैक्चर किया। ये दोनों क्या है डोसेज फॉर्म, कौन सा डोसेज फॉर्म में है, मान लो टैबलेट में है ना, ए बी टैबलेट में और बी भी दोनों टैबलेट में है, और दोनों में समझो कि पैरासीटामोल है ना। तो दोनों में पैरासीटामोल कितना है, एक में 50 mg है और दूसरे में 50 mg है। मतलब अपन कह सकते हैं कि दोनों में जो ड्रग की कंसंट्रेशन भी सेम है और उसका डोसेज फॉर्म भी क्या है सेम है। लेकिन अपन क्या देखते हैं कि जो जैसे कि अपन ने देखा कि अगर इस वाले कंपाउंड की बायो एबिलिटी और इस वाले कंपाउंड की बायो एबिलिटी में अगर डिफरेंस अगर 20% से कम डिफरेंस अगर अपन को देखने को मिलता है, तो अपन इसको कह सकते हैं क्या है ये बायो इक्विवेलेंट है, यानी कि कह सकते हैं ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के बायो इक्विवेलेंट है। अगर जो है 20% से कम जो है बायो एबिलिटी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अगर इसकी बायो एबिलिटी में डिफरेंस 20% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अगर मोर देन 20% बायो एबिलिटी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इसको आप कह देंगे कि क्या है बायोलॉजिकली इनइक्विवेलेंट है। तो यही होता है अपना जो बायो इक्विवेलेंट और इनइक्विवेलेंट। और इसी के साथ साथ जो अब अपन डिस्कस करेंगे कि अपना जो एब्जॉर्प्शन हो गया वो खत्म हो गया, देखो बायो एबिलिटी भी खत्म हो गई। अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।